जहाँ तक मुझे याद है पिछली कक्षा में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि घरेलू महिलाएं आत्महत्या क्यों करती हैं। और हमने ये भी इस बात की भी चर्चा की थी कि ये हमारे लिए बहुत हैरानगी वाला विषय है कि लगभग 54% महिलाएं इस बात को सही सिद्ध करती हैं कि उनके पति ने अगर हाथ उनके ऊपर उठाया है या किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की है तो वो जायज़ है, वो उचित है। ये एक बहुत पीड़ादायक तथ्य उभर कर आता है और ये कोई किंवदंती नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ये शोध के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का उत्तर एक महिला कैसे दे सकती है? तो क्या वो महिला झूठ बोल रही है? नहीं, वाकई ही महिलाएं इस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं। क्यों करती हैं? आइए इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करने का प्रयास करते हैं। दरअसल आपने एक शब्द सुना है, हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज क्या विधि होती है कि किसी एक केंद्र में लाकर किसी व्यक्ति को स्थिर कर दिया जाता है और वो उस चक्रव्यूह में कुछ इस प्रकार का घिर जाता है कि आप उससे जो कार्य करवाना चाहें वो कार्य आप उसके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं। यही स्थिति महिलाओं की भी है। पितृ समाज की जो प्रभुत्वशाली व्यवस्था है उसने अधिकांशतः महिलाओं के मस्तिष्क पर नियंत्रण किया हुआ है और ये नियंत्रण की प्रक्रिया बलपूर्वक नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर ये बलपूर्वक होती तो कोई स्त्री ये नहीं कहती कि नहीं मेरे पति ने मुझे मारा, और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, ये कुछ उसने कुछ गलत नहीं किया, शिकायत तो बहुत दूर की बात है, मैं इसे गलत मान ही नहीं रही, ऐसा वो महिला कहती है। तो बलपूर्वक नियंत्रण में वो कभी भी ये बात नहीं कहेगी। दरअसल ये पूरा जो चक्रव्यूह है वो भावनात्मक तौर पर निर्मित किया जाता है और इस निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है जब बच्चे का जन्म होता है, जब उसकी परवरिश होती है, जब उसका पालन पोषण होता है, जब उसका समाजीकरण होता है। क्योंकि हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं भी और आप भी, तो हम इस बात को समझते हैं कि जब उसका समाजीकरण होता है तो निरंतर उसे ये समझाने की चेष्टा की जाती है कि आपका दायित्व घर को संभालना है और चूंकि पुरुष अधिशासी है, अधिशासक है, तो उसका कार्य तो पूरे परिवार को नियंत्रण में रखना है। और चूंकि उसके ऊपर ये तथाकथित उत्तरदायित्व है कि उसे पूरे परिवार को चलाना है, तो कई बार वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो घर की महिला सदस्यों के साथ मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, तो उसे गलत नहीं माना चाहिए। ये इस प्रकार का भावनात्मक जाल महिलाओं के आसपास बुना जाता है कि उनका मस्तिष्क इस बात को सर्व स्वीकार कर लेता है कि घर के पुरुष के द्वारा अगर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है तो ये कुछ अनूठी बात नहीं है, ये इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो गलत बात को भी, दुर्व्यवहार को भी किस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है? एक स्वर्णिम आवरण उड़ाकर। समझ गए आप? जैसे ये कहावत कही जाती है ना कि दुधारू गाय की तो लात भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पुरुष को ये माना जाता है कि वो तो अर्थ
आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था उसकी, कौन सी अर्थव्यवस्था? परिवार की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में है, परिवार को चलाने वाला है। अगर वो कमाना बंद कर देगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, हमारे बच्चों का जीवन कैसे व्यतीत होगा। ये जो डिपेंडेंसी दिखाई जाती है तो ये माना जाता है कि इसके एवज में अगर उसने हाथ उठा भी दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। है ना कितनी पीड़ादायक बात। तो इस पीड़ा से मुक्ति का द्वार क्या है? मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत कम बच्चे शायद इस बात से परिचित होंगे। इस प्रकार की स्थितियों ने घरेलू जो हिंसा को बढ़ावा दिया है, और विशेषकर घरेलू महिलाएं जो हैं उनके भीतर बहुत अवसाद की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी दिन रात काम करने के बावजूद भी वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए घर के पुरुष जो सदस्य हैं उनके ऊपर निर्भर होती हैं, और ये उनकी पीड़ा को इस प्रकार से बढ़ा देता है कि वो समझ ही नहीं पाती, पर धीरे 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 करके वो अवसाद की ओर बढ़ने लगती हैं। मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र आप लोगों से करना चाहूँगी। जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा घरेलू हिंसा के बारे में, वो मैंने ये देखा कि जो महिलाएं कामकाजी हैं वो बहुत अधिक मानसिक तनाव का शिकार होती हैं। क्यों? और वो घरेलू हिंसा से भी पीड़ित होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है वहाँ जो महिलाएं, देखिए यहाँ हम एक तो बात कर रहे हैं वो महिलाएं, हमने मिथक की बात की थी, हमने उस गलत फहमी की बात की थी कि हमारे मन मस्तिष्क में बात बैठी हुई है कि जो महिलाएं धन अर्जित नहीं करती उनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। परंतु मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, या पिछले से पिछली कक्षा की बात होगी, जब मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं धन अर्जित करते हैं, या मुझे याद आया मैंने आपको गुजरात की महिला अफसर का उदाहरण देके बताया था कि उन्होंने, गुजरात की महिला पुलिस अफसर ने एक उदाहरण दिया था महिला डॉक्टर का, जो लाखों रुपए कमाती है बावजूद उसके वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो इस तरह की स्थितियों को देखते हुए हमें एक बात बिल्कुल स्पष्टता समझनी चाहिए कि जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके ऊपर दबाव दुगना हो जाता है, क्योंकि भारतीय परिवारों में, विशेषकर मैं भारतीय परिवारों की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर हमने पश्चिमी संस्कृति की देखा देखी भौतिक संस्कृति को, भौतिक सुविधाओं को बहुतायता अपने जीवन का अंग बना लिया। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें स्वाभाविक तौर पर बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, तो हमने घर की महिलाओं को जो पढ़ी लिखी थी उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया कि वो बाहर जाकर कार्य करें। ठीक है, और ये महिलाओं की संजीदगी रही कि उन्होंने बाहर जाके काम किया और आज भी कर रही हैं, बावजूद उसके कि वो अर्थ अर्जन करके ला रही हैं। वो अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के लगभग समकक्ष आकर, या कई बार तो उनसे भी अधिक वो धन अर्जित करके लेकर आती हैं, बावजूद उनके जो उनका पारिवारिक दायित्व है, जो बड़े बुजुर्गों की देखभाल है, जो बच्चों की देखभाल है, इस प्रकार के जो उनके खाना बनाना है और जो तमाम तरह के घरेलू कार्य हैं, वो दायित्व उनके कहीं कम नहीं होते। इस कारण के चलते वो बहुत अधिक मानसिक दबाव में रहने लगती हैं, उनका शरीर बीमारियों का गढ़ बन जाता है। यहाँ मैं एक अध्ययन को उल्लेखित करना चाहूँगी कि 2019 में 2019 की बात है कि फरवरी में 2019 की फरवरी के आसपास एक ब्रिटेन में एक अध्ययन हुआ था कि इसके ऊपर कामकाजी महिलाओं के ऊपर, और वो अध्ययन किया गया था वहाँ की जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और एक्सेस यूनिवर्सिटी ने एक शोध साइमल्टेनियसली मिल के किया था, साझा किया था। किस पे किया था? कामकाजी महिलाओं और जो महिलाएं काम नहीं करती, दोनों को उन्होंने, क्योंकि
कोई भी जब शोध होता है तो तुलनात्मक शोध कहीं अधिक प्रभाव छोड़ता है। तो वहाँ देखा गया कि जो कामकाजी औरतों को दूसरी औरतों के मुकाबले 18% अधिक तनाव का शिकार होना पड़ता है, और अगर उस महिला के 2 बच्चे हैं तो तनाव बढ़कर 40% हो जाता है। भाई क्यों हो जाता है 2 बच्चों के बढ़ने पर? क्योंकि परिवार का दायित्व बढ़ जाता है, बच्चों की देखभाल का दायित्व बढ़ जाता है, और एक ओर वो काम कर रही हैं और दूसरी ओर उनको उनके जो पारिवारिक दायित्व हैं उनसे कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तो ये जो दोहरा दबाव है उन पर निरंतर कार्य करने का, वो उनको बहुत अधिक तनावग्रसित स्थिति में पहुंचा देता है। ठीक है, एक अध्ययन और हम समझेंगे, जानेंगे, और उस पर फिर हम विचार भी करेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उस रिपोर्ट का नाम था टाइम टू केयर। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था टाइम टू केयर, जिसमें उन्होंने घरेलू औरतों की आर्थिक स्थितियों का खुलासा किया था। तो टाइम टू केयर में घरेलू महिलाओं की आर्थिक स्थिति को उद्घाटित करते हुए जो बातें बताई गई वो बड़ी दिलचस्प हैं, परंतु चिंतन करने का बिंदु आपको देती हैं कि क्या हम आधी आबादी के साथ न्याय कर पा रहे हैं, या निरंतर जो सदियों से उनके साथ अन्याय हो रहा है वो आज भी आधुनिकता के तमाम दावों के बावजूद भी कंटिन्यू है। तो वो अध्ययन क्या बताता है कि ये महिलाएं अर्थात घरेलू महिलाएं, ये घर को संभालती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती हैं। आप इस बात को समझिए कि दुनिया में यही ऐसा एक पेशा है, 24 × 7, कोई छुट्टी नहीं है। हम तो जो वर्किंग लोग हैं 6 दिन काम करने का तो ऐसा लगता है ओह रविवार कब आएगा। मैं अधिकतर पुरुषों की बात कर रही हूँ। आप बच्चे थोड़ा सा काम करने का तो आपको लगता है कब आराम करने को मिलेगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो महिलाएं घरेलू हैं, जो पूरे परिवार को संभालती हैं, उनके पास कोई छुट्टी नहीं है। वो 24 घंटे 7 दिन काम करती हैं, हर रोज़ तनाव को झेलती हैं। एक बहुत हैरानगी वाली बात बताती हूँ, ये तो मेरे मस्तिष्क में इस प्रकार से अंकित हो गई है कि आप मुझसे कभी भी पूछें तो इन आंकड़ों को मैं कभी भूल नहीं पाती, क्योंकि जब पहली बार इन आंकड़ों से मैं परिचित हुई थी तो मैं सिहर गई थी कि हे ईश्वर, स्त्रियां इतना काम करती हैं तब भी उनको सम्मान देने से हम क्यों हिचकते हैं। तो ऑक्सफैम ने भारत की महिलाओं और लड़कियों को जो कार्य करती हैं उसको जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कुल मिलाकर हर दिन, जब भारत की सारी महिलाओं को हम एकत्रित कर लें, ठीक है, सारी महिलाएं, दैट मीन्स जो हम भारत की आधी आबादी है, तो जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग हैं, किसी भी वर्किंग दैट मीन्स दफ्तर जाके काम करती हैं, और वो महिलाएं जो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन नॉन पेड जॉब है वो। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि कुल मिलाकर हर दिन 3.26, आपने अगर बचपन में, आप सब ने बचपन में, अगर नहीं, माफ़ कीजिएगा ये बात ही मैं गलत कह रही हूँ, हम सब ने 10वीं कक्षा तक, मैंने भी, क्योंकि 10वीं के बाद मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, हम सब ने 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो आपको भली भांति आप जानते हैं कि दशमलव के बाद आगे की जो संख्या है उसे हम अलग अलग करके बोलते हैं। जैसे 3.26 नहीं कहा जाएगा, 3.26 नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 3.26। तो भारत की जो महिलाएं और लड़कियां कुल मिलाकर हर दिन 3.26 अरब घंटे, कैलकुलेट कीजिए बच्चों,
3.26 अरब घंटे घरेलू काम करती हैं। जस्ट इमेजिन। और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की कीमत अगर आंकी जाए तो क्या है, सालाना 19 लाख करोड़ रुपए होगी। कैसे? मैंने आपको वो फॉर्मूला समझाया था ना कि अगर उनके उस काम को गिना जाए, किस काम को, कि वो झाड़ू पोंछा करती हैं, तो उसी काम को अगर हम एक मेड को कितना पैसा देंगे, वो तीनों वक्त 2 वक्त खाना बनाना, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, अगर उस काम के लिए हम किसी शेफ़ को रखते हैं तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये हमें देने होंगे। इस तरह से हर काम के अगर हम राशि के अनुरूप विभाजित करें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, समस्त महिलाओं की जो आय होगी वो सालाना 19 लाख करोड़ रुपए होगी। तो आप बहुत, अब मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि इस कदर वो काम करती हैं। और कई बार तो इस काम के चक्कर में, इस जो इतना घरेलू कार्य का दबाव होता है उनके ऊपर कि घंटों काम करने पर भी अगर उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है तो कई बार वो जो उनकी आत्मनिर्भरता का संबलता है उस तक को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो केयर टेकिंग के बोझ के चलते महिलाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत 42 है, जबकि पुरुषों में ये मात्र कितना है, 6% है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप में से एक भी विद्यार्थी इस बात को समझ रहा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैंने कुछ चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया कि ये इतना पीड़ादायी है कि ये सब मेरे मन मस्तिष्क में इस प्रकार केंद्रित हो गई कि कंठस्थ हो गई हैं। और जब मैंने इस मिथक, मुझे लगता था कि ये पीड़ा सिर्फ भारत की है। और क्योंकि मैंने आपसे कहा है जब तक हम घरेलू हिंसा का ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे मिथकों से भी अपने आप को, बहुत सारी गलतफहमियों से भी अपने आप को दूर करते चले जाएंगे। तो आज मैं एक गलतफहमी और हमारी और आपकी दूर करती हूँ कि ये स्थिति भारत में नहीं, विकसित देशों में भी है। और कई जगह तो इतनी खराब स्थिति हो गई है कि महिलाएं अपने आप को हाउसवाइफ्स कहलाना नहीं चाहती, घरेलू महिला कहलाना नहीं चाहती। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि स्वीडन के पत्रकार, नाम मैं याद करना चाहूँगी, उनका नाम था पीटर लेटमार्क। तो पीटर लेटमार्क ने अपने एक लेख में दावा किया था कि जो घरेलू महिलाओं की चिंताजनक स्थिति, कौन सी चिंताजनक स्थिति, कि तमाम तरह के कामों को करने के बावजूद भी उन्हें अपने ना तो परिवार के सदस्यों से सम्मान मिलता, ना समाज से सम्मान मिलता, और निरंतर उनको उल्हाना दिया जाता है कि वो करती क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि घरेलू कामकाज की जटिलताओं के कारण उनके प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है, इसके चलते महिलाओं ने अपने आप को, खासकर स्वीडन और नॉर्वे में, वो अब इंसल्ट फील करती हैं अगर उन्हें हाउसवाइफ कहा जाए। और एक और अध्ययन मुझे याद आता है, ये अध्ययन 2019 में इस अध्ययन की रिपोर्ट आई। देखिए, कोई भी बड़ा शोध जब होता है उसको करने में लगभग 1-2 साल लग जाते हैं, पर हम उस अध्ययन को मेंशन तब करते हैं जब उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये अध्ययन अमेरिका में हुआ था और लगभग शायद 2019 नवंबर की बात है जब इसकी रिपोर्ट आई थी। और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 19% पुरुष रोज कपड़े धोने, साफ सफाई और अन्य काम करते हैं, जबकि इसके मुकाबले 49% महिलाएं ये काम करती हैं। ये तो अमेरिका की स्थिति है, भारत में तो लगभग पुरुष ना के बराबर काम करते हैं। तो अब ये सारी स्थितियाँ हम लगातार देख रहे हैं कि घरेलू महिलाएं पारिवारिक आय में भी योगदान कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं और घर की जिम्मेदारी उठाते हुए आमदनी में भी बराबर सहयोग करते हुए
उनको मूल्यहीन समझा जाना और कहीं ना कहीं उन्हें पुरुषों की संपत्ति मानना, वस्तु मानना, ये सारी चीज़ें बहुत पीड़ादायक बनती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें एक मेल बॉक्स की तरह से हैं इस संबंध में, क्योंकि ये बात इतनी ये शब्द ही एक ऐसा है जो महिलाओं की सारी पीड़ा को बता देता है। मुझे याद है मैंने एक लेक्चर सुना था, लगभग 2010 की बात है, और ये लेक्चर टोनी पॉटर ने दिया था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि ये जो मर्दानगी की मानसिकता है कि तुम हो जो कुछ भी करने वाले हो, तुम्हारा काम ही महिलाओं को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तुम्हें महिलाओं को एक वस्तु की तरह से ट्रीट करना है और उसे अपनी संपत्ति मानना है, उन्हें मूल्यहीन मानना है। ये सारी बातें, ये मर्दानगी की जो मानसिकता है उनको ठोक ठोक कर, मतलब किस तरीके से मैं आपको इस बात को समझाऊं कि लगातार हॉन्ट करते हुए उनको बचपन से सिखाई जाती है, क्या लड़कियों की तरह से रो रहे हो, क्या लड़कियों की तरह से इमोशनल हो, और ये काम, ये बर्तन धोना, ये कपड़े उतारना, ये कपड़े सुखाना, ये सारे काम लड़कियों के। आपने छोटी छोटी बच्चियों को भी अपने गांव में देखा होगा कि बहुत छोटी बच्चियां खेत में जाके काम भी करती हैं, घर में खाना भी बनाती हैं। बच्चे काम करेंगे, यकीनन वो लड़के खेत में जाके काम करेंगे, पर कभी भी घर में वो सहयोग करें ऐसा देखने में बहुत कम आता है। हो सकता है कुछ बच्चे करते हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो टोनी पॉटर ने जब ये बात कही थी कि सामूहिक तौर पर मर्दों को ये सिखाया जाता है कि महिलाओं को मूल्यहीन समझें, वस्तु समझें और उन्हें संपत्ति की तरह से ट्रीट करें, और ये जो पूरी भावनाएं हैं, ये जो पुरुषों के भीतर ये घुसाया जाता है कि उनके हाथों नियंत्रण की शक्ति, उन्हें समाज में महिलाओं को नियंत्रित करना है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने एक संदर्भ देते हुए कहा था कि ये जो मेल बॉक्स है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इस मेल बॉक्स पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आने वाली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से घरेलू हिंसा को कम करने के लिए सामाजिक स्तर पे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन से मॉडल्स इस विश्व की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ऐसे कौन से मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं जो घरेलू हिंसा को रोकने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और उसके बाद हम पूर्णतः सैद्धांतिक बात, जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम है जो भारत सरकार द्वारा पारित किया गया, वो क्या है, उसकी नियमावली को हम स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे। दिवाली नज़दीक आ गई है, आपकी दिवाली बहुत मंगलकारी हो। मेरी ओर से आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये अपेक्षा करती हूँ कि दिवाली की समाप्ति के बाद जब महाविद्यालय खुलेंगे और हमारी ये ऑनलाइन कक्षा तो निरंतर आपके साथ जुड़ी हुई हैं ही और आगे भी जुड़ी रहेंगी, आप डट के पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आप जीवन में अपने हर स्वप्न को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम अपना जो ग्रेजुएशन है उसमें बहुत अच्छे अंकों से आप अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और उसके लिए आपको भरसक प्रयास करने होंगे। ईश्वर आपके हर स्वप्न को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।